बाजार में आज है हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से संकेत हैं थोड़े बेहतर, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती है बरकरार। तो देखते कहां होती है शुरुआत और कैसा रहता है आज का ट्रेड और उतार चढ़ाव के बीच कहां होगी वीकली एक्सपायरी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का सेटअप जानेंगे अनिल जी से। सेकंड हाफ इस साल का शुरू हो रहा है, उस पर भी करेंगे चर्चा। पर सर, उससे पहले सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जो पिछले 1.5 साल में उन्होंने किया है डॉक्टर्स डे के दिवस पर। और आपको और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी सीए डे की बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच। और हमारे सारे जितने सीए भाई हैं, हमारे प्रोफेशन में जो हमारे कलीग्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। 72वां सीए दिवस है और पूरा देश आज मना रहा है। और इंटरेस्टिंग है, आज सीए दिवस भी है और आज ही डॉक्टर्स डे भी है। तो दो बड़े नोबल प्रोफेशन जो माने जाते हैं। आमतौर पर बचपन में आप किसी को भी पूछें तो भले ही सीए लोगों को ज़्यादा पता हो ना हो, लेकिन डॉक्टर हमेशा पता होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई पायलट बनना चाहता है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर जो जिन्हें अकाउंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, वो सीए बनने की एक ख्वाहिश रखते हैं। तो ये नोबल प्रोफेशन है जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान में ऐसे बेहतरीन प्रोफेशनल्स मिले जो इन दोनों प्रोफेशन की सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों को इस खास मौके पर बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और दीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। बिल्कुल सर, तो दो बड़े प्रोफेशंस को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर तो नजर है ही। एक बार बाजार पर भी नजर डालते हैं सर। बताइए आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं आपको? ट्रिगर्स के लिहाज से देखें दीप, तो डाउ में अच्छी रिकवरी दिखी है। जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि, या यूं कहें कि डर था कि भाई मामला गड़बड़ हो सकता है, और 70-80 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स कल नीचे ट्रेड कर रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, लेकिन उसके विपरीत बड़ी मजबूती के साथ बंद हुए। 210 अंक चढ़कर अच्छी तेजी के साथ बंद होते दिखे हैं बाजार। ओपेक प्लस की बैठक में ब्रेंट उससे आज बैठक होने वाली है, उससे पहले कच्चा तेल $75 के आसपास थोड़ा ऊपर है। आज ऑटो कंपनियों के जून महीने के आंकड़े आएंगे। पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर की बिक्री बढ़कर आने की उम्मीद है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है आज बाजार के लिए। अप्रैल से मई में वित्तीय घाटा लक्ष्य का 8.2% रहा है। कुछ इकोनॉमी से जुड़े हुए आंकड़े आते हुए दिखे कल बाजार बंद होने के बाद। जी दी, बिल्कुल सर, तो ढेरों खबरें हैं, ढेरों ट्रिगर्स हैं। और पहला हाफ भी इस साल का खत्म हो गया है, दूसरे हाफ की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं भारतीय बाजारों की। ग्लोबल मार्केट्स की तो सर अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट ये जो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, भारतीय बाजारों में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि कोई क्वार्टर एंडिंग हुई है, साथ ही हाफ ईयर एंड हुआ है, तो ग्लोबली थोड़ी रीबैलेंसिंग चल रही है, पोर्टफोलियोज में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है और अब शायद बाजार फिर से संभलते हुए दिखेंगे। क्या ये मानना सही है सर? क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम मार्केट का एक्शन देख रहे हैं? दीप देखिए, मुझे लगता है कि सारे बाजार पॉजिटिव प्लस कंसोलिडेशन के मूड में हैं। जहां एक और तेजी का रुझान बरकरार है। आप देखिए S&P 500 ब्रॉडर इंडेक्स है, उस ब्रॉडर इंडेक्स में लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड हाई बना है। अब ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि बाजार कमजोर है? रिकॉर्ड हाई बना रहा है लगातार 5 दिनों से, दुनिया का एक सबसे बड़ा इंडेक्स। लेकिन बात क्या है? बात यह कि वो यूफोरिया नहीं है, वो उस तरह की अनाप शनाप तेजी का माहौल नहीं जो कि आमतौर पर आप लाइफ टाइम हाई के आसपास देखते हैं। और यही इस बाजार की खूबसूरती और खासियत और अच्छाई है कि आप तेजी में हैं लेकिन अनाप शनाप तेजी में नहीं। हमारे बाजारों की भी बात करूंगा, पुट कॉल रेशियो 0.9 पर है। कब लाइफ टाइम हाई के नजदीक पुट कॉल रेशियो 0.9 पर होता है? तो पॉइंट सिंपल ये है कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक है। 2 दिनों के आराम के बाद डाउ आप देखिए कल फिर से 210 अंक चढ़ गया। हमारी उम्मीद से देखें तो करीबन 300 पॉइंट का उछाल है। तो ओवरऑल हर एक इंडेक्स में, चाहे आप वो S&P देख लें, डाउ देख लें, नेस्डेक देख लें, थोड़ा करेक्शन फिर वापस अपसाइड बनती है, थोड़ा करेक्शन फिर वापस अपसाइड बनती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अपसाइड जो बनती दिख रही है वो ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा है, चौतरफा खरीदारी ज़्यादा है। नो डाउट कमोडिटीज़ के दाम थोड़े से हल्के हुए हैं,
थोड़ी सी सुस्ती वाला मामला बना है। इस वजह से भी बाजार जो एक बढ़िया तेजी दिखा रहे थे वो रुकते हुए नजर आए। लेकिन इस रुकने में भी आप सेक्टोरल रोटेशन देख रहे हैं, कभी आपको कुछ सेक्टर्स चलते हुए दिखेंगे तो कभी कोई दूसरे सेक्टर्स चलते हुए दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मोमेंटम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। और ओवरऑल अगर आप ग्लोबल संकेत लेना चाहें हमारे बाजारों के लिए तो वो लगातार पिछले 2 दिनों से भी हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, ग्लोबल संकेतों में कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। अगर हम थोड़ा रुक रहे हैं लाइफ टाइम हाई के आसपास तो हम अपनी वजह से रुक रहे हैं, इसमें ग्लोबल संकेतों का कोई हाथ नहीं है। तो ग्लोबल संकेत मैं आज भी बेहतर मानता हूं। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों के मुकाबले में आज के ग्लोबल संकेत ज्यादा बेहतर हैं। दीप, बिल्कुल, तो ग्लोबल संकेतों से तो लगातार सहारा मिल रहा है, बट थोड़ा कंसोलिडेशन का मूव आ रहा है। देखते हैं आज किस तरह की चाल रहेगी। पर सर, नए हाफ के साथ साथ नया क्वार्टर भी शुरू हो रहा है। अर्निंग सीजन जो Q4 का अभी कल ही रिपोर्टिंग खत्म हुई, अब Q1 की रिपोर्टिंग की तरफ भी नजर बनती हुई दिखेगी। किस तरह से व्यू बनाए सर, जो आने वाली तिमाही है और जो पिछली तिमाही की अब परफॉर्मेंस का हम रिव्यू लेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिगर इस तिमाही का अर्निंग सीजन ही होगा, क्योंकि कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उस दूसरी लहर का कितना असर कारोबार पर पड़ा, ये मेक और ब्रेक वाली कहानी होगी। देखिए, अब तक हम ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड कर रहे थे, पूरा जून का महीना निकाला, जुलाई का महीना आमतौर पर बाजारों के लिए अच्छा रहता है। जो डेटा मैं देख रहा था पिछले 5 सालों के एवरेज रिटर्न आप जुलाई के लिए देखिए, पॉजिटिव साइड पर है। 5 में से 4 जुलाई का महीना पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखा। लगभग सारे इंडेक्स ऐसे हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं रहते। तो ओवरऑल जुलाई का महीना बाजारों के लिए बहुत अच्छा है। जुलाई सीरीज का भी जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो 2013 से लेकर 2020 के बीच में सिर्फ एक सीरीज छोड़ दें, वो भी 2020 वाली, जो कि पिछली सीरीज थी, नेचुरली वो तो खराब होनी थी। अदरवाइज आप सारी की सारी सीरीज देखिए, आमतौर पर बाजारों ने 3 से 6% तक की तेजी आमतौर पर दिखाई है। तो जुलाई का महीना मेरे ख्याल से बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब जुलाई के महीने में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स। नो डाउट ग्लोबल मार्केट्स में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत ना भी बढ़े जैसा कि अभी है, लेकिन बहुत गिरे ना। अगर उतना रेंज बाउंड बाहर के बाजार रह जाएं तब भी भारतीय बाजार अपने मोमेंटम को होल्ड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जुलाई की सीरीज में हमारे लिए अपने ट्रिगर्स होंगे वो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स को लेकर ही होंगे। ये रिजल्ट्स मेक और ब्रेक वाले रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि मार्च के महीने के रिजल्ट्स तो बाजार ने डिस्काउंट कर लिए, मार्च की तिमाही के, माफ कीजिएगा, वो रिजल्ट्स बाजार ने डिस्काउंट कर लिए और समझ में आ गया कि बहुत तगड़ी तिमाही आई है। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी तेजी दिखाई, मसलन केमिकल्स। अब केमिकल्स वाली कंपनियां ऐसी है जिन्होंने बहुत जबरदस्त सबसे पहले इस तेजी को लीड किया है चाइना की प्रॉब्लम की वजह से। और आप देखिए उनके मार्जिन्स कम होते हुए दिखे मार्च की तिमाही में। तो क्या ये जून वाली तिमाही जो है ये उतने ही दमदार रिजल्ट दे पाती है? क्योंकि अल्टीमेटली इन लेवल्स पर बाजार को होल्ड करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपनियों की कमाई दमदार होनी चाहिए, और वो कमाई दमदार है या नहीं, इसका आंसर आपको इस तिमाही के रिजल्ट्स में मिलेगा। तो मुझे लगता है भारतीय बाजारों के लिए एकमात्र और सबसे बड़ा ट्रिगर ये है, और यही बाजारों में आपको फ्लोज भी डिसाइड करेगा कि एफआईज और घरेलू फंड आगे क्या करने वाले हैं। और दूसरा ट्रिगर जो बाहर के बाजारों का है, इसमें कोई डाउट नहीं, जब हमारे पास अपने ट्रिगर्स की कमी हो तो हमें थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखना होता है। तो मुझे लगता है इन 2 ट्रिगर्स पर बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे। रहा सवाल अगले 3 महीनों का, वैसे देखा जाए तो फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत है नहीं जिसकी वजह से आप ये सोचें कि बाजार में कोई बड़ा गिरावट का कारण बन सकता है। उछाल की वजह आपके लिए सीमित है। तो रिजल्ट्स अच्छे आए तो बाजार धीमे धीमे और ऊपर बढ़ेंगे, और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो मेरे ख्याल से एक करेक्शन वाला मामला हल्का फुल्का बन सकता है। लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ी खराबी होगी जुलाई के महीने में या इस क्वार्टर में, फिलहाल वो नजर नहीं आता। बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट पे हम नजर रखेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और बाकी तो ग्लोबल मार्केट्स तो पहले 6 महीनों में दमदार रही हैं, और पिछले 2-3 दिनों में कुछ हल्का फुल्का करेक्शन भी हुआ है। उस करेक्शन के बारे में आप ये भी मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत 6 महीनों का जो पहली 6 माही है उसके कुछ रीबैलेंसिंग, उसके एडजस्टमेंट होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, कुछ मार्केट से एफआईज निकलते हैं, एंटर करते हैं, फंड मैनेजर्स अपनी पोजीशन को थोड़ा सा जो 6 महीने का अंत होता है जून के अंत में, वो अपनी सी पोजीशन को रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से वो सब कुछ हो गया। वो होने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है फ्रेश माइंडसेट से और पॉजिटिव माइंडसेट से जून के महीने के लिए, माफ कीजिएगा जुलाई के महीने के लिए। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है जुलाई के महीने के लिए, इस क्वार्टर के लिए, इस छमाही के लिए। बट नज़र फिर से अर्निंग्स पर आती हुई आपको दिखेगी। आने वाले 10-15 दिनों में फिर से अर्निंग्स रिपोर्टिंग शुरू हो जाएंगी और आईटी कंपनीज यूजुअली सबसे पहले आती है नंबर्स के साथ। तो चलिए सर, नए क्वार्टर, नई छमाही की शुरुआत हो रही है। आज के संकेत क्या कह रहे हैं, ये पहले बताएं। संकेत आज और कल के संकेतों में कोई खास बदलाव है नहीं दीप। ग्लोबल संकेत आज पॉजिटिव साइड पर ही हैं। न सिर्फ डाउ चढ़कर बंद हुआ है बल्कि डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान के साथ है और एसजीएक्स निफ्टी अब धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। 7 बजे जब हम बात करें तो एकदम फ्लैट था और मेरा यही कहना था कि एकदम फ्लैट खुले, नीचे खुले, तुरंत लपक लीजिए, जहाँ खुले वहीं खरीदना चाहिए। अगर कल ही के लेवल के आसपास आपको मिल जाए तो कहने ही क्या, बहुत ही बेहतरीन खरीदारी का मौका होगा। अगर वहीं पर आप खुलते तो, फ्लैट खुलते तो खरीदारी का मौका होगा। एफआईज नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत बेहद पॉजिटिव हैं जिनका हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ ही सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव साइड पर लेकर चले आज के लिए आप। निफ्टी 15,675, 15,700 तुरंत आपके लिए डे सपोर्ट रेंज है और अगर गैप से ऊपर खुल गए तो उसके बाद ये लेवल भी आसानी से टूटेगा नहीं, ये आप भरोसा रख सकते हैं। लेकिन फिर भी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी है और हफ्ते की एक्सपायरी में भी आजकल ऐसा होने लगा है कि जितने आंकड़े मंथली एक्सपायरी में नहीं बनते थे ऑप्शंस के, उतने वीकली एक्सपायरी में बनने लगे हैं। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है, जो मैं जिक्र भी करना चाहता हूँ, जब से ये जून में नए मार्जिन सिस्टम आए और थोड़े से जो मार्जिन्स बढ़े हैं, उसके बाद एक टेंडेंसी मुझे ये दिख रही है कि ऑप्शंस में अब ट्रेड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑप्शन में होने लगे हैं। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर आपको छोटे पैसे लगाकर ट्रेड करने का मौका मिलता है, स्पेशली जब आप ऑप्शंस खरीदते हैं। लेकिन ऑप्शंस में भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है और वीकली सीरीज में भी आपको बड़े बड़े डेटा देखने को मिल रहे हैं, जो हम आगे वायदा कारोबार के डेटा में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए 15,575, 15,625 स्ट्रॉन्ग बाय जो है वहाँ पर वैसे बाजार पहुँचेगा नहीं, लेकिन पहुँचे तो आपको मौका छोड़ना नहीं है, खरीदारी भी करनी है, शॉर्ट कवरिंग भी करनी है, दबाकर करनी है। ऊपर 15,775, 15,800 ये हल्की रुकावट का लेवल है, यहाँ पर हम खुलने चाहिए। उसके बाद 15,835 से 15,890 की रेंज है जहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और वहाँ पर आपके लिए बिक वाली की रेंज है। प्रॉफिट बुकिंग भी करें और अगर आप कर सकते हैं तो ऊपर में शॉर्ट भी करें। ये आपके लिए बड़े जोन हो गए बाय और सेल के। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 के नीचे कल बंद होना अच्छा संकेत नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। लगातार 3 दिनों तक 35,000 और उसके ऊपर बंद होने के बाद कल क्लोजिंग बेसिस पर न सिर्फ 35,000 बल्कि 34,800 भी लगभग तोड़ा है, लगभग उसके आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत थोड़े से हैं, लेकिन बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ओवरसोल्ड तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अपने अहम सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है और वो है 34,400 से 34,600। ये बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है। पहले पिछले हफ्ते जब हमने बैंक निफ्टी में करेक्शन देखा, सिर्फ 2 दिन 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, 33,900, 33,950 के आसपास लो बनाया, वो झटके में बनाया और वापस ऊपर आ गया। तो 34,400, 34,600 को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलें। मुझे तो लगता है यहीं पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए अगर आए तो। फिर भी एक्सपायरी के लिहाज से एक रेंज खाली एकेडमिक पर्पज से याद रखने के लिहाज से, ध्यान रखने के लिहाज से कि कभी कुछ अनाप शनाप गिर जाए तो 33,900, 34,000 ये वो लेवल है जहां पर ब्लाइंड बाय जो है जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 34,950, 35,150 हल्की रुकावट का लेवल है और उसके ऊपर 35,225, 35,375 की रेंज में बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, शॉर्ट भी करना है। बैंक निफ्टी में कल भी हमने 35,225 से आपको शॉर्ट करने की राय दी, 35,215 का हाई बनाकर बैंक निफ्टी वहीं से घुमा है। तो ऊपर के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने से बिल्कुल परहेज न करें, निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पर बिल्कुल शॉर्ट करें, जरूर करें। दोनों तरफ के ट्रेड लीजिए, चिंता मत कीजिए। एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, रेंज से बाहर एक ही बार निकलता है मार्केट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, लेकिन रेंज के भीतर 2, 3, 4, 5, 7, 8 कितने ट्रेड देगा आप सोच नहीं सकते। तो अगर आपने उतने ट्रेड परफेक्टली ले लिए और एक बार में आपका डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तब भी आपका रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, रेंज के हायर साइड पर जब आए तो नॉइज से, माहौल से दूर हटकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट और लेकर शॉर्ट करना पड़ता है। वो आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाए तो फिर ट्रेंड के साथ रहें और फिर उस हिसाब से आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए बड़े जोन जो आज आपको ध्यान रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दीप।
बिल्कुल सर, तो बड़े जोन्स दे दिए हैं सर ने, और कल भी हमने देखा जो लेवल्स मेंशन करे थे अपसाइड डाउनसाइड दोनों को इंडेक्स ने रिस्पेक्ट करा है। आज के लिए फिर इंपॉर्टेंट रेंज क्या रहेगी सर डे ट्रेड के हिसाब से? डे ट्रेड के लिहाज से दीप देखें तो आज के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है आपके लिए 15,675 15,800 निफ्टी की डे स्मॉल रेंज है। ये इस पर आपको ध्यान रखना है, 15,675 15,800। मीडियम रेंज 15,625 15,835 और 15,575 15,860, ज़्यादा से ज़्यादा 15,890 तक ये रेंज आपके लिए निफ्टी में बनकर आती है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 34,600 34,950 दिन की छोटी रेंज है, 34,625 माफ कीजिए 34,525 और उसके बाद 35,225 ये दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज से हम काम चला लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर 34,375 35,300 इस रेंज पर आपको करना है फोकस। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी है, 74% से 75%, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो इसी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, 0.9 पर पुट कॉल रेशियो है, ओवरसोल्ड है और एक्सपायरी के दिन पक्के तौर पर ओवरसोल्ड है। और ओवरसोल्ड होने की वजह ये है, एक, जिनकी तेजी की पोजीशन थी उन ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है, दो, दबाकर शॉर्ट पोजीशन बनी है इंडेक्स में कॉल राइटर्स की तरफ से, बहुत दबाकर कॉल बेचे हैं इस उम्मीद में कि मार्केट और नीचे जाएगा। आज बाजार उन्हें सरप्राइज कर सकता है। देखिए कल बेचने वालों के लिए बिल्कुल क्लियर कट था कि डे लो पर मार्केट बंद हो रहा है, डाउ फ्यूचर 70-80-100 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 2 दिनों से बिल्कुल ठंडा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बुल ट्रैप है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहीं पर आपके लिए कभी कभी बेयर ट्रैप भी होता है, क्योंकि ग्लोबली एकदम रिवर्स हो गया। आप देखिए अमेरिका एकदम जोर से बढ़कर आ गया, ठीक है, तो अब एक बार तो आपकी शॉर्ट कवरिंग होगी। देखिए ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में दो चीज़ें होती है, या गैप से नीचे खुल जाए और या खुल के बाद नीचे जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग पक्के तौर पर आती है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपको ग्लोबल संकेत मजबूत दिख जाए और अगर आप ओवरसोल्ड बंद हुए हैं तो फिर आपको गैप से ओपनिंग मिल जाती है। कल भी आपको गैप से ओपनिंग मिली, आज भी आपको गैप से ओपनिंग मिलेगी। अब पॉइंट ये है कि गैप से ओपनिंग को आप संभाल पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है आज संभालने की कोशिश होगी। कम से कम फर्स्ट हाफ तो आपका मजबूती भरा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, वॉलेटिलिटी होनी भी है, तो वो सेकंड हाफ में होगी। और ऐसे में अगर आप शॉर्ट करने का मन बना रहे हैं तो हायर साइड पर शॉर्ट करें, लोअर साइड पर जो शॉर्ट की रेंज है उसके हायर एंड पर शॉर्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कम गैप से आपको बाजार खुलता हुआ दिखे या रीजनेबल गैप से खुलता हुआ दिखे तो आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट रहने में बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं। एक्सपायरी का दिन है, ओवरसोल्ड मार्केट है, एक रिकवरी दिखा सकते हैं और तब आप रिकवरी आ जाए 50-75 पॉइंट का आपका कुशन बन जाए, फिर वापस आप ये कर सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और साथ ही पीसीआर के संकेत जो एक बार फिर से ओवरसोल्ड लेवल्स पर हैं। तो फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन से क्या करना चाहिए सर आज? 15,650 ये आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। इस पर ये मेंटेन कीजिए। बैंक निफ्टी पर जो स्टॉप लॉस था 34,800 का, वो वैसे टेक्निकली टूट चुका है। कल आप 34,800 के थोड़ा सा नीचे बंद हुए। अब आपको स्टॉप लॉस जो नया रखना चाहिए वो 34,500 का होना चाहिए आपके लिए। 34,500 आपका स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दूंगा ताकि आपका ट्रिगर ना हो। वो 15,900 का है, लेकिन जिनको छोटा रखना है वो 15,835 का भी रख सकते हैं। जब 835 का ही रखना है तो 65 पॉइंट की रिस्क और ले लें, 15,900 का रखें, ये ज़्यादा सेफ है। निकल कर तो यही आ रहा है। बैंक निफ्टी 35,050 का स्टॉप, इसमें भी बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस बहुत दूर का निकल कर आता है, 35,300 का आता है, जो कि यहाँ से 600 पॉइंट दूर है। इतना कोई 500 पॉइंट दूर है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए 35,050 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। 3 दिनों तक हम 35,000 के ऊपर बंद हुए हैं, एक दिन नीचे हो गए। अगर वापस से आज बंद 35,050 के ऊपर हो जाते हैं तो शॉर्ट काट लेनी चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। दीप। क्लियर है सर, तो यह है आपके लिए सलाह जहां तक मौजूदा पोजीशंस का सवाल है। नई पोजीशंस कैसे बनानी है सर? नई पोजीशन बनाने के लिए दीप आपको सिंपल है, खरीदना है निफ्टी और 15,575 का दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। बाद में इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप 15,675 पर ले आएँ। और जैसे एक बार निफ्टी 15,800 पार करता है तो आपका स्टॉप लॉस 15,675 हो जाएगा, ठीक है। अभी 15,575 का रखिए, ऊपर में 15,775 15,800
15,825, 15,835, 860 और 15,890, ये 3 टारगेट है जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है निफ्टी में। बेचना है निफ्टी, बिल्कुल बेचना है। 15,825 से 15,875 ये वो रेंज है, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 100 से 150 पॉइंट ऊपर आपको मिलता है निफ्टी, ज़रूर बेचिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा आपका 15,925 का, 15,925 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए। 15,825 से मूड बनाइए, 825-35 की रेंज में एक लोड बेचो, 860 में एक और बेचो, 880-90 में एक और बेचो, मल्टीपल लोड्स बेचिए, ऊपर ऊपर में बेचते रहिए। और नहीं, अगर आपको एक आधी बेचना है तो 15,850-60 में पहला बेचिए, फिर 890 के आसपास दूसरा बेचिए, ऐसा कर सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पर बेचने की कोशिश करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,925 का होगा। टारगेट नीचे जो बनेगा वो 15,800, 15,750, 725, 15,700 का टारगेट होगा। 15,700 का टारगेट 2 बार है, एक बार भी अगर 15,700 आया तो मैं टारगेट को 2 बार हिट हुआ माना जाऊंगा, इसलिए 15,725 और 15,700 एक ही टारगेट है निफ्टी पर। ये आपके लिए राय होगी। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। अब बैंक निफ्टी की भी बता देता हूँ, लगे हाथ आपको। बैंक निफ्टी खरीदना है 34,400, 34,600 की रेंज में, इस 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी खरीदना अगर आए तो, ठीक है। 34,375 के नीचे खराब होता है तो इसलिए हम 34,350 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, सिंपल है। 34,725, 34,800, 900, 975 और 35,150, ये है वो लेवल जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी, ठीक है। अब चूंकि गैप से खुलने के अगर संकेत मिल जाते हैं तो, और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी में रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, तो एक सिंपल तरीका दूसरा ये है कि 34,500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ भी आप खरीद सकते हैं। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी है। बाकी जो आराम से अपने लेवल से ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पहले बता ही दिया। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनको 34,500 का स्टॉप लॉस रखना है। 34,900, 34,975 दो छोटे टारगेट, 35,050, 35,150 मीडियम टारगेट, 35,225, 35,225 के बाद आपके जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 35,300 का करिए और 35,375, ये टारगेट बनाइए बैंक निफ्टी के लिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो। 35,225, 35,300 और 35,375, ये टारगेट आप जरा रिवाइज कर लें। 35,450, 35,550 का टारगेट हटा दें, 35,300, 35,375 तक के टारगेट आपको रखने हैं मैक्सिमम, बस इसके ऊपर अपसाइड नहीं दिखती। 35,300, 35,375। आइए अब जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। अब बैंक निफ्टी शॉर्ट का करना है, ये थोड़ा सा मामला टिपिकल है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ जो कल की रेंज थी 35,225 से लेकर 35,375 की रेंज में, लेकिन अब वो बहुत दूर है, 500 पॉइंट दूर है। आई डोंट नो वहाँ आएगा या नहीं आएगा। अगर आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 35,000 से आप मूड बनाना शुरू कर सकते हैं, 250 पॉइंट ऊपर से, और 35,225 तक बेचिए, वो रेंज अच्छी है बेचने के लिए। 35,400 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस एकदम क्लियर कट है बैंक निफ्टी में, 35,400 का होगा। और नीचे के जो टारगेट हैं वो 34,925, 34,825, 750, 34,675, 34,575, ये सारे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ऊपर में आपको बिकवाली करनी चाहिए। अगर आपको संकेत अच्छे आते दिखें तो बेचने की हड़बड़ी जल्दीबाजी न करें। 35,000 के ऊपर निकलकर अगर टिकने के संकेत आए तो फिर 35,225 के आसपास जितना बेचेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए पूरा लेवल्स का विश्लेषण और किस तरह से आज का एक्शन हो सकता है। कल भी हमने देखा लेवल्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया, आज एक्सपायरी के दिन आपको लेवल्स पर रखनी है नजर। बैन लिस्ट कोई अपडेट नहीं है सर, नैल्को बना हुआ है पिछले 3 दिनों से, आज भी बैन में है। पीएनबी कोशिश कर रहा है आने की, बट फिलहाल आया नहीं है। फंड एक्शन समझाएं सर, एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली है कैश में, बट डीआईएस ने सहारा दिया है और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने थोड़ी खरीदारी जरूर की है। दीप, डेटा वैसे ही है, एफआईएस के खरीदारी का मूड अभी तक ये बना नहीं पा रहे हैं। 1650 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली है, बड़ी है। सामने घरेलू फंड ने लगभग बराबरी का मुकाबला किया है, 1520 करोड़ की उनकी खरीदारी। तो कैश मार्केट के आंकड़े थोड़े न्यूट्रल साइड रख सकते हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो। वायदा कारोबार के आंकड़े भी न्यूट्रल साइड में रख सकते हैं, क्योंकि एफआईआई ने खरीदारी की है 450 करोड़ की इंडेक्स में, 550 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली की है। तो एफआईआई इंडेक्स पर बेरिश है, ठीक है, थोड़ी इंडेक्स पर थोड़ी उन्होंने खरीदारी की है, स्टॉक्स पर बेरिश है, घरेलू फंड स्टॉक्स पर बुलिश है। तो आंकड़े वैसे देखेंगे तो आप एफआईआई के नेगेटिव साइड पर हैं और घरेलू फंड के पॉजिटिव साइड पर। ये तो हो गया आपके आंकड़े। अब आइए
वायदा कारोबार के डेटा, ठीक है। निफ्टी 15,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से हम 80 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। कंजेशन जोन है 15,800 से 15,835, इसे पार करना मुश्किल है। क्यों है? 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 15,800 के कॉल्स पर। असली मजबूती, असली ताकत तभी दिखेगी जब आप 15,800 के ऊपर पार होकर टिके। जब तक वो 15,800 आपसे पार नहीं होता, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स नहीं, स्पॉट लेवल पर, तब तक आप ठीक है, एक रिकवरी के मूड में, लेकिन मजबूती और तेजी वाली बात नहीं है। क्योंकि कल कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती दिखी है 15,800, 15,900, 15,850 हर एक लेवल पर, और ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। अब आप देखिए सपोर्ट जो 15,700 पर है, वहाँ पर सिर्फ 29 लाख शेयरों का है, यानी कि जितना 15,700 के पुट पर पोजीशन है, उसकी दुगुनी पोजीशन 15,800 पर है। तो यानी कि बेचने वाले थोड़े से हावी हैं और उन्हें बैकफुट पर लाना जरूरी है अगर आपको बाजार में तेजी चाहिए, और वो बैकफुट पर तभी आएंगे जब 15,800 के ऊपर निकलकर निफ्टी टिकेगा। और 15,835 पार होते ही सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगेंगे, जो निफ्टी को 15,860, 15,890 की रेंज में ले जाएंगे, और वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन खत्म कर देनी है और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है। ये ध्यान में रखिए, ये आपके लिए लेवल्स हैं। निफ्टी पर 15,900, वहां पर 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसे पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए वायदा कारोबार के लिहाज से। 15,800 से 15,900 की रेंज में मैं आपको बताऊं गिन के, 1,50,60,00,000, 1,63,00,000 शेयर्स कॉल में ओपन खड़े हैं। कॉल राइटर्स 15,800, 15,850 और 15,900, इन तीन स्ट्राइक प्राइस पर दीप देखिए 1,60,00,000 से ज़्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं। इतनी दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, तो वैसे तो ये हावी है। अब ये बैकफुट पर तभी जाएंगे जब 15,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। तो फिलहाल जो संकेत है उसको देखकर लगता है 15,800, 15,835 की रेंज में जाकर निफ्टी रुकना, अटकना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। अभी भी मजेदार बात है कि बैंक निफ्टी में 35,000 के पुट और कॉल दोनों पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से आज हम बंद होने वाले हैं। अब चूंकि वहां से आप नीचे बंद हुए हैं 250-200 पॉइंट, तो नेचुरली शॉर्ट सेलर्स हावी हैं। दूसरा, शॉर्ट सेलर्स इसलिए भी हावी है कि 35,000 के कॉल्स पर 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जबकि पुट में सिर्फ 15 लाख शेयरों का। तो कॉल राइटर काफी मजबूती से खड़ा है। तो जब तक 35,000 के ऊपर पार निकलकर बैंक निफ्टी ना टिके, तब तक मजबूती नहीं। तो आज जो मैं बता रहा हूँ, 80 पॉइंट और निफ्टी बढ़ जाए तब तक भी आप न्यूट्रल हैं। 250 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाए तब तक भी आप न्यूट्रल है। आपको जो तेजी गिननी है कि आप तेजी के मूड में हैं आज के लिए, 15,800 के ऊपर से गिननी है और 35,000 के ऊपर से गिननी है। तब तक आप जो ट्रेंड है पिछले 2-2.5 दिनों का हल्की कमजोरी का, उसी के साथ है। ये वायदा कारोबार के एकदम क्रिस्टल क्लियर डेटा है। जी दीप। क्लियर है सर। तो चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, मूड भी अच्छा है, बस थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। देखते हैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन क्या उसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं। पर आइए, ट्रेड के लिए होते हैं तैयार। लेवल्स और स्ट्रैटेजी तो अनिल जी ने आपको बता दी है, पर कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, ये भी आपको बता देते हैं। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरें क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ओपेक प्लस की बैठक जो है उसके उत्पादन और मांग को लेकर जो कमेंट्री है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। साथ ही जून महीने के जो ऑटो बिक्री आंकड़े हैं वो हमारे सामने आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी तो हो सकता है कि आज से ही अपनी जो कीमतें हैं, जो उनके प्रोडक्ट से जो व्हीकल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही सागर सीमेंट, यहाँ पर भी स्टॉक स्प्लिट पर जो है आज फाइनल फैसला लिया जाएगा, तो देखना होगा कि वहां से क्या डिसीजन निकल कर आता है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में एफ&ओ स्पेस से वोडाफोन आइडिया ने कल अपने नंबर्स डिक्लेयर किए। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। हालांकि ऑपरेशनली जो है कंपनी ने बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि मार्जिन 39.3% से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 45.9% के आए हैं। पर दूसरी तरफ आय देखेंगे तो करीब 12% की गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का जो घाटा है 4532 करोड़ से बढ़कर अब 7023 करोड़ ये आंकड़ा आया है, और कंपनी का आरपू 108 के अनुमान के मुकाबले 107 का फिगर इन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही 974 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस भी कंपनी ने दर्ज किया है इस तिमाही में। फंड रेजिंग पर कंपनी अभी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ एक्टिव डिस्कशंस हैं, तो वहां से कोई एकदम क्लियर क्लैरिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब तक निकल कर नहीं आई है।
स्पाइस जेट, यहाँ पर नंबर्स जो है मिले जुले सेट ऑफ है। आय करीब 34% गिरी है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, इनफैक्ट पिछले साल जो 402 करोड़ का था घाटा, वो अब 77 करोड़ का केवल घाटा रह गया है। तो सालाना आधार पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर साइड पर रही है। इनफैक्ट करीब करीब कंपनी 2500 करोड़ की जो पूंजी जुटाने के लिए और कार्गो कारोबार को अलग करने के लिए भी बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो स्पाइस जेट भी इन खबरों की वजह से और नतीजों के दम पर आपको फोकस में रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन आज नतीजों पर रिएक्ट भी करेगा। देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है उस पर वोडाफोन के साथ साथ ढेरों और स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर रिएक्ट करेंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जानें देवांशी के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले फियाम इंडस्ट्रीज नतीजे हमने आपको पहले बताए थे कि अच्छे आने वाले हैं और इन लाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो कामकाजी मुनाफा है वो इस बार 40% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। आय में भी करीब 30% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 12% से बढ़े हैं, 13% पर आते हुए दिखे हैं और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार 14% तक बढ़ता हुआ दिखा है। लिबर्टी शूज मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। टॉप लाइन यहाँ पे कम हुई है लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है और मुनाफे में भी अच्छी बढ़त आई है। कुल रेवेन्यूज करीब 19% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में 44% तक की बढ़त आती हुई दिखी है और मार्जिन आप देखिए 8% थे पिछले साल, वहां से बढ़कर इस बार 14% से ज्यादा के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे में इस बार बढ़त आती हुई दिखी है। 7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। बीएफ यूटिलिटीज घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। कुल आय इस बार 40% से कम होते हुए दिखी 113 करोड़ पे, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार 36% से बढ़ता हुआ दिखा। इनके जो खर्च हैं वो कम हुए हैं। मार्जिन इस बार आप देखिए 29% से बढ़कर ऑलमोस्ट 70% पे आते हुए दिखे हैं क्योंकि इनके जो खर्च है उसमें लगातार कमी होती हुई दिखी। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो 18 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल 25 करोड़ का घाटा भी था। सद्भाव इंजीनियरिंग मुनाफे से घाटे में आई है इस बार कंपनी। पिछले साल हमने देखा था कि जो एक्सेप्शनल आय होती हुई दिखी थी कंपनी को और इसी के चलते 1280 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करते तो लॉस था कंपनी को। इस बार 12 करोड़ का मुनाफा कंपनी को, इस बार 12 करोड़ का घाटा इस बार होता हुआ दिखा है कंपनी को। साथ ही आप देखिए इनकी जो आय है वो 1% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 19% तक की गिरावट इस बार आती हुई दिखी है और मार्जिन भी इस बार 23% पे आते हुए दिखे हैं, 29% से कम होके। तो इन ऑल नंबर्स इस बार कमजोर हैं सद्भाव इंजीनियरिंग के। सीक्वेंस साइंटिफिक ओवरऑल नंबर्स आप देखिए अनुमान जो था एनालिस्ट का उससे हल्के से कमजोर हैं। कुल आय 20% तक बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में गिरावट है 3% की। मार्जिन इस बार 15% से कम होके 12% पे आते हुए दिखे और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो 29% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। जो अनुमान था वो करीब 32-33% के आसपास का था। तो ये सारे नंबर्स हैं जिस पर आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो स्टॉक तो एक्शन में रहा है। सीक्वेंस साइंटिफिक नंबर्स उतने खास नहीं रहे हैं कंपनी के, पर देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आएगा। आइए मानसी से भी जाने कुछ और नतीजों पर एक्शन और साथ ही खबरें भी। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनंतराज लिमिटेड मिले जुले नंबर्स हैं। मिले जुले इसलिए क्योंकि मार्जिन और मुनाफे में गिरावट है, लेकिन कंपनी की आय देखिए यहाँ पर करीब 50 करोड़ से कंपनी की आय 114 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। 131% का जंप कंपनी की आय में है। कामकाजी मुनाफे में 26% की बढ़त है। वहीं मार्जिन जो है 32.9% से 17.9% पर लुढ़कते हुए दिखे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर भी 7.6% की गिरावट देखने को मिली है। तो मिले जुले नंबर्स अनंतराज लिमिटेड के। डिश टीवी यहाँ पर कंपनी की आय में 13.5% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में 21% की गिरावट है। मार्जिन 62.5 से 56.7% पर गए हैं और नुकसान 1415 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। एक्सेप्शनल लॉस 780 करोड़ का यहाँ पर आया है। वीजा स्टील कंपनी के नतीजे, कंपनी की आय में करीब 64% की बढ़त हमने देखी है, लेकिन 1071 करोड़ का कंपनी नुकसान भी देख रही है। 1056 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी है। दो खबरें हैं मेरे पास। एक इंडियन ऑयल पर बोर्ड ने देश के पहले स्टीरीन मोनोमर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट की क्षमता की अगर बात करें 387,000 मेट्रिक टन पर एनएम की क्षमता होगी। प्रोजेक्ट की लागत 4,495 करोड़ की है। 2026 से 27 में इस प्रोजेक्ट की कमिश्निंग होने की संभावना है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। मॉयल लिमिटेड 1 जुलाई 2021 यानी कि आज ही से सभी ग्रेड के फेरो, फाइन और केमिकल ग्रेड के दाम जो हैं
7.5% तक बढ़ते हुए दिखेंगे, जिसके चलते मॉइल पर भी फोकस रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। आइए कुछ और खबरें भी हैं कुशल के पास, जानते हैं उनसे क्या है वो। सॉरी, देवांशी के पास जानते हैं क्या क्या है ये खबरें। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले तो आज प्लाईवुड वाली कंपनीज और विस्कॉस स्टेपल बनाने वाली जो कंपनीज हैं इस पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि दोनों पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें प्लाईवुड, तो कई तरह की जो प्लाईवुड्स होते हैं स्पेशली जो वियतनाम से आते हैं उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी डेट को आगे बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। साथ ही अगर विस्कॉस स्टेपल की बात करें तो इस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो ऑलरेडी है, इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक की कर दी है। तो ये दोनों स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं इस पर पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट करें। जेट एयरवेज पर नजर रखें, कंपनी को एनसीएलटी से एक बड़ा झटका मिलता हुआ दिखा है। कंपनी के जो स्लॉट एलोकेशन उन्होंने मांगे थे उस पर एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर आ चुका है। उनका ये कहना है कि जो मौजूदा नियम होंगे उनके मुताबिक इनको नए स्लॉट्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। पुराने या हिस्टोरिकल जो इनके पास स्लॉट्स थे वो अब मान्य नहीं होंगे। तो अब देखना होगा कि इनको कितने स्लॉट्स, जो फ्लाइंग स्लॉट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इसी पर जेट एयरवेज पर नजर रखिए। लेकिन इसके साथ ही एसबीआई और येस बैंक पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि फाइनली जो जितने भी लेंडर्स थे उनको 95% का हेयर कट लेना पड़ रहा है। और एसबीआई और येस बैंक, ये दोनों बैंक्स थी जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर जेट एयरवेज में था। कुल मिलाकर जलान कंसोर्शियम ने 385 करोड़ का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के लिए भी आज एक नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी को 2330 करोड़ के एक इनकम टैक्स की डिमांड नोटिस मिलती हुई दिखी है। इस पर सेंटिमेंटल नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं फोकस में, जेट एयरवेज एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो उनके लेंडर्स हैं बड़े बैंक्स पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। फाइनली कुछ बल्ड डील्स भी हुई हैं बाजार में, प्रमोटर एक्शन भी है। कुशल बताइए इसके बारे में। आईएफएल फाइनेंस है दीपांशु, जिसमें एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है 240 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी करीब 58 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। और इसके अगेंस्ट में सीडीसी ग्रुप पीएलसी ने ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज फंड ने करीब 11.6 लाख शेयरों की खरीदारी की है 262 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और साथ ही सद्भाव इंफ्रा, यहां पर भी वल्लभ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 21 लाख शेयरों की खरीदारी की है करीब 36 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। कुछ एक इनसाइडर ट्रेड्स में है मेरे पास, जिसमें एरिस लाइफ साइंस पहला है, जहां पर प्रमोटर हिमांशु शाह ने ऑलमोस्ट 62,500 शेयरों की बिकवाली की है 28 से 30 जून के बीच। साथ ही गति में 25 से 29 जून के बीच प्रमोटर टीसीआई फाइनेंस ने 80,000 शेयरों की बिकवाली की है। और अंत में केईआई इंडस्ट्रीज, जहां पर प्रमोटर अनिल गुप्ता ने करीब 6 लाख शेयरों की बिकवाली की है 28 से 30 जून के बीच। तो इन तीनों स्टॉक्स पर इनसाइडर ट्रेड्स के लिहाज से आपको नजर रखनी है। तो ये है आपके लिए कुछ इनसाइडर ट्रेड्स और साथ ही फंड एक्शन पर। ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर, इस पर भी एक बार जान लेते हैं आशीष के साथ एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। वोडाफोन आइडिया आज सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा नतीजों के बाद। रिपोर्ट्स हैं, नतीजे के रिपोर्ट्स देखें तो नतीजों की तरह कमजोरी देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य में इन्होंने कटौती की है, 3 रुपए 10 पैसे से घटाकर लक्ष्य को केवल 3 रुपए कर दिया है। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 7.5 रुपए का लक्ष्य है। जेपी मॉर्गन ने जो है अंडरवेट की रेटिंग दी है, 3 रुपए का लक्ष्य है, वो भी इन्होंने बरकरार रखा है। करीब करीब 10 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। और सभी रिपोर्ट्स में देखिए तो ये कहा है कि मार्केट से लगातार घटता जा रहा है। और दूसरी कंपनीज यानी भारतीय एयरटेल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो इनके इन्वेस्टमेंट्स और केपेक्स प्लान्स है वो भी काफी ज्यादा लैग कर रहे हैं, तो जिसके चलते थोड़ी सी चिंता है। और वहीं अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस कह रहे हैं कि आगे जाकर भी जो अंडर परफॉर्मेंस है दूसरे पीयर्स के मुकाबले बरकरार देखने को मिलेगा। तो एनऑल काफी कमजोर रिपोर्ट्स आते हुए दिखे वोडाफोन आइडिया पर। मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा डेवलपर्स यहाँ पर भी नजर रखेगा। जेपी मॉर्गन की एक बढ़िया रिपोर्ट है जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 720 रुपए के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि प्रमोटर की तरफ से जो इंटर कंपनी डेट है वो लगातार कम किया जा रहा है। कंपनी डीलेवरेजिंग पर फोकस कर रही है और कैश फ्लो जनरेशन भी सुधर रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। टाटा मोटर्स पर काफी बड़ी रिपोर्ट्स हैं। जेफरीज की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 455 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। पहले
वॉल्यूम्स पर फोकस करते थे, अब मुनाफे पर फोकस कर रहे हैं और ईवी का जो रोड मैप है उसको लेकर भी जो है बुलिश नजर आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस। नोमेरा भी देखें तो इन्होंने भी न्यूट्रल की राय दी है 353 रुपए के लक्ष्य के लिए। अंत में एनएमडीसी यहाँ पर टारगेट तो नहीं दिया है, लेकिन सिटी की एक अच्छी रिपोर्ट आई है जहां पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा प्राइसेस में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है फिलहाल छोटी अवधि में, लेकिन आगे जाकर अगर आप देखें तो जो कीमतें हैं दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम करती हुई नजर आएंगी, तो एनएमडीसी पर भी नजर आएगी। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज पूरा का पूरा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सभी मेहमानों को सुप्रभात। सेठी साहब कीजिए शुरुआत। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। थोड़ा सरप्राइज हो गया, डायरेक्ट आप मेरे पास आ गए। अनिल जी, पहले तो बाजार का व्यू बुलिश है और मैं आपको भी सुन रहा था, बाजार हाईली ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, तो वैसा है। ये बाजार पिछले 3 दिनों से भी देख रहे हैं कि रोज खुलते स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद बाय एंड ऑफ द डे फिजल आउट होकर नेगेटिव बंद होते हैं, और ऐसा ही ट्रेंड पिछले सप्ताह भी पहले 3 दिन यही था और थर्सडे को हमने एक दमदार तेजी करी। मुझे लगता है वैसे ही आज के भी बाजार होने चाहिए। आम बुलिश ऑन द मार्केट्स, आजकल नहीं होवे तो भी इस जुलाई एक्सपायरी के लिए बिल्कुल तेजी में रहना है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, खास करके जिस सेक्टर से आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं उन सेक्टर के स्टॉक्स पे बिल्कुल फोकस रखना और खरीदारी करने का मौका है। बाकी अनिल जी, आज का मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो रहेगा ऑटो कंपनी एस्कॉर्ट्स, जिसने कल देर रात खबर आई कि इन्होंने अपने ट्रैक्टर्स के प्राइसेस हाइक करे हैं, तो उस लिहाज से भी आज तेजी रहेगी और ट्रैक्टर्स के जो नंबर्स है वो भी पॉजिटिव आने की संभावना है आज, तो उस लिहाज से भी एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें आज का 1260 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1210 रुपए का। इसके अलावा 2 और स्टॉक F&O सेगमेंट के रेकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा कडिला, जिसपे भी अभी अभी खबरें आ रही कि इन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अपनी एक कोविड वैक्सीन के लिए अप्लाई करा है, तो मुझे लगता है वो एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव न्यूज है और उसके कारण से स्टॉक बिल्कुल आज अच्छा करना चाहिए। और तीसरा स्टॉक रहेगा रियल एस्टेट स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिकॉज कल मुंबई में जो स्टैम्प कलेक्शन के नंबर्स आए जून क्वार्टर के बहुत ही दमदार आए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है आज मुंबई बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा खासा तेजी का माहौल रहना चाहिए, और वहां से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को पिक किया है। और अनिल जी, 3 स्टॉक्स मेरे पास कैश मार्केट के भी है, जो कि अगर आप बाद में आएंगे तो मैं उनको देता हूं। बिल्कुल, वापस से आपके पास हाजिर होता हूं। तब तक आइए दूसरे मेहमानों का भी स्वागत कर लिया जाए। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा दीपक नाइट्राइट। ये स्टॉक में देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला, और जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने काफ़ी समय से एक रेंज में अपना टाइम बिताया है, करीब 1750-1770 की रेंज में एक अच्छा बेस बना हुआ है, और कल जो एक्शन था वो ये दिखाता है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखना चाहिए आज के सेशन में। तो 1860 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आज के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। कल की क्लोजिंग थी फ्यूचर में 1814 के आसपास, तो 1795 ये स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, और 1845 1860 के टारगेट इंट्राडे बेसिस पे इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो दीपक नाइट्राइट वायदा कारोबार का ये शेयर खरीदारी करने की राय पालविया साहब की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप गुड मॉर्निंग। मैंने चुना है केपीआईटी टेक, जिसने पिछले 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यूशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के सत्र में देखने को मिली, तो 251 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए 270-75 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर अगर पोजिशनली रखते हैं तो हमारा टारगेट करीबन 320 का आता है, और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर के तहत ये हमने स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, केपीआईटी टेक कल भी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था किरण जी की, 265 रुपए के आसपास कल भी आपने रिकमेंड किया था। कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद है, लेकिन आज क्या पसंद है कुणाल जी राकेश जी को, ये भी जान लिया जाए। कुणाल जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज एक नहीं 2 रिकमेंडेशन है। सबसे पहले तो अनिल जी स्टर्लिंग एंड विल्सन पर मेरी खरीदारी की राय है, और स्टर्लिंग एंड विल्सन पर आपने भी खरीदारी की राय दी थी अनिल जी।
चार्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं पोजिशनल टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूं, तो यहां पर 250 के स्टॉप लॉस से बाय करें, इसको कुछ वक्त रखें, 320 पर इस पर एग्जिट करें तो 320 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टर्म में। तो मेरी राय में स्टर्लिंग एंड विल्सन बाय करना चाहिए। और दूसरा अनिल जी स्टॉक है एसआरएफ, जिसमें कि ब्रेकआउट कल आते हुए देखा हमने। काफी अरसे बाद एसआरएफ ने इस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बाय करके चले, स्टॉप लॉस रख लें 7150 रुपए पर और टारगेट होगा 7500 रुपए का। 7500 के टारगेट के लिए एसआरएफ में बाय करें। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। स्टर्लिंग विल्सन और एसआरएफ, 2 एस लेटर के स्टॉक पसंद आए कुणाल जी को, और स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए आप मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। टारगेट हासिल होने पर और बड़ा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि टारगेट भी आपने बड़े बड़े वाले दिए। हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है। परसों हमने आज के 2000 में भी राय दी थी। रिजल्ट्स खराब आए थे, तो हमारा यही कहना था कि रिजल्ट्स खराब है, लेकिन आप चिंता न करें, इंतजार करें डेट रिडक्शन का। और आज कौन कॉल है, अभी 9:30 बजे स्टर्लिंग एंड विल्सन की मैनेजमेंट की कौन कॉल है, एनालिस्ट मीट है, तो उसमें आपको एक सही अंदाजा लगेगा कि मैनेजमेंट किस तरह की कमेंट्री देता है अपने जो डेट के को लेकर, जो आईसीडीज को लेकर जो चिंताएं हैं, उसको लेकर आज क्या कुछ आता है। दूसरा स्टॉक है एसआरएफ, जो कुणाल जी को पसंद है। 7150 का स्टॉप लॉस, 7500 के टारगेट के लिए। बताएं बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे में मैं लाया हूं अनिल जी वेरी स्पेशल पिक। मेरी जो पिक है वेरी स्पेशल है। स्टॉक है कोलगेट अनिल जी। कोलगेट पे खरीदारी की राय है 1668 का स्टॉप लॉस है, 1718, 1718 का टारगेट है। कोलगेट है अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे। नहीं, लेकिन इसमें वेरी स्पेशल जैसा क्या है बंसल जी? खाली आप दे रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई ऐसा स्पेशल मुझे नहीं लगा इसमें। मतलब आपने 2 बार जोर लगाकर बोला है, इसका राज में जानना चाहता हूं, ऐसा क्या वेरी स्पेशल है इसमें? देखिए अनिल जी, मैं तो ये समझ रहा था आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं अनिल जी। सारे पैनलिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप समझ लेते हैं, तो मैं तो समझ रहा था अनिल जी आप गैस कर लेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है। अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो अनिल जी मैं कोशिश करके अनिल जी बताऊंगा, बट पहले आप अनिल जी थोड़ा सा ट्राई करें। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ पता चले तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए, कोलगेट में कुछ न कुछ स्पेशल है। अब क्या स्पेशल है बंसल जी आपको बताएंगे। आइए तब तक सेठी साहब से कुछ कैश मार्केट की बेहतरीन पिक्स उनकी ली जाए। बताएं सेठी साहब, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर कैश मार्केट के? हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहले तो SW सोलार के लिए मुझे भी धन्यवाद देना है, बिकॉज फ्राइडे को ही मैंने इस स्टॉक को 255 के लेवल पे रिकमेंड करा था। 275 के टारगेट थे, वो रिजल्ट्स के पहले ही अचीव हो गए, उसके बाद करेक्ट हुआ स्टॉक। बट अभी भी इस पे बहुत दमखम है और बिल्कुल तेजी जारी रहनी चाहिए। और अनिल जी, आज के जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं उसमें जो पिक ऑफ द डे है वो तो रहेगा आज ग्रीन प्लाई का स्टॉक। मुझे लगता है आज प्लाईवुड स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये स्टॉक कल 199 रुपए के आसपास बंद हुआ है। इस पे मेरा आज 215 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 195 रुपए का। दूसरा स्टॉक रहेगा वापिस वही थीम, रियल एस्टेट वाली थीम। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी पे खरीदारी करने की सलाह है। 629 पे बंद हुआ है, इस स्टॉक में भी बिल्कुल खरीदारी करें। और फाइनली ट्रैक्टर वाली कंपनी VST टिलर्स, इस स्टॉक को मैंने कई बार एज अ लॉन्ग टर्म पिक निचले लेवल्स पे रिकमेंड करा है। दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है, और टिलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में काम करती है। और जिस तरह से ये एग्री फोकस्ड कंपनीज अच्छा कर रही है, मानसून अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है VST टिलर्स शुड बी केप्ट ऑन रडार, और इसमें आज भी खरीदारी करने की सलाह। 3 स्टॉक और हैं, ग्रीन प्लाई, ओबेरॉय रियल्टी कल रडार पर आया था। सचिन जी ने यहाँ और सिमी जी ने, दोनों ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी ओबेरॉय रियल्टी में। और आज देखिए मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में दिख रहा है भरपूर एक्शन, यहाँ पर करिएगा आप फोकस। ये राय सेठी साहब की तरफ से भी आती है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एक स्टॉक है IIFL फाइनेंस, जहां पर कल एबेकस फंड की तरफ से खरीदारी हुई है 20 लाख शेयरों की। स्मॉल कैप फंड ने भी यहां पर खरीदारी की है। 240 रुपए के दाम पर एबेकस ने खरीदारी की है। ये एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। स्टॉक कल ही मजबूती के साथ 254 पर बंद हुआ है, शायद 5% का सर्किट है। जी हाँ, सर्किट ही है। अब क्या अब भी खरीदने का मौका है? यदि हाँ 5% का सर्किट है, सेठी साहब राय दीजिए आप। जी, आजकल एबेकस का जब नाम जुड़ता है तो उस स्टॉक में ऐसे ही तेजी हो जाती है। बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और होगी भी, बिकॉज पिछले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्होंने जनरेट करे हैं और जो स्टॉक्स इन्होंने लिए वो कई गुना बड़े हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है IIFL फाइनेंस भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा।
और वैसे भी अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है इस स्टॉक में आज भी अगर मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आईआईएफएल फाइनेंस पर रखनी है आपको नज़र। बड़ी ब्लॉक डील कल होती हुई दिखी है, एबिकस फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए आईआईएफएल फाइनेंस पर तो रखेंगे नज़र, पर आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र, नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं। फीएम इंडस्ट्रीज, कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताएं, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में हमने हाईलाइट किया था और नतीजे भी इनके अच्छे आते हुए दिखे हैं। 30% आय में उछाल, मार्जिन में एक्सपेंशन है और 14% मुनाफा भी बढ़कर आया है। चार्ट्स क्या कहती हैं फीएम की सर? देखिए चार्ट भी बहुत अच्छा है दीपांशु, एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था इस चार्ट में, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमने हायर बॉटम्स बनते हुए देखे हैं, तो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत दिखता है और मुझे लगता है कि अभी और यात्रा इसकी ऊपर की बाकी है। तो इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। जिन्होंने पहले टीवी देख करके बाय किया है उनको भी होल्ड करने की राय है। 800 रुपए तक मुझे लगता है कि एक तरफा स्टॉक जाएगा, 800 का लक्ष्य होना चाहिए, इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय। ओके, तो 800 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय फीएम इंडस्ट्रीज पर। सद्भाव इंजीनियरिंग मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, जरा इसकी चार्ट देखें। पालविया साहब बताएं क्या व्यू है सद्भाव इंजीनियरिंग पर? दीपांशु जी देखें, कल के सेशन में काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला और अगर हम स्टॉक का वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने हैं स्टॉक में, अब यहाँ से लगता है कि यहाँ से मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए लग सकता है। यहाँ से 46 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 34 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और वीकली सेटअप और डेली सेटअप दोनों ही एक अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ से दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है 46 के टारगेट के लिए होल्ड करें, 34 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए सद्भाव इंजीनियरिंग। किरण जी जरा आप चार्ट देखें लिबर्टी शूज के, यहाँ पर ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स थे, थोड़ा आई ने डिसअपॉइंट किया है जहाँ तक कंपनी का सवाल है, बट मुनाफा लगभग 6 गुना बढ़कर आया है। और साथ ही आज सुबह खबर भी आ रही थी कि जो शूज़ के इंपोर्ट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए रेगुलेशंस आज से लागू होने वाले हैं, उनको 1 साल के लिए डिले कर दिया गया है, तो अगले साल 1 जुलाई से लागू होंगे। बट फिलहाल लिबर्टी शूज़ चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीप, थोड़े से नेगेटिव न्यूज के चलते थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिलेगी, पर ब्रेकआउट लेवल 160 का है, तो 160 के ऊपर जब तक है तब तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आपको डिप्स का एडवांटेज लेना चाहिए। 155 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली मुझे लगता है ये 220 की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से कल के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक नेकलाइन, इंपॉर्टेंट नेकलाइन 150 की टूटी है, तो 160 की टूटी है, तो मेरा मानना है कि बुलिश मोमेंटम जारी रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 155, टारगेट 220 पोजिशनली। ओके, 2 स्टॉक हैं माइनिंग एंड मिनरल से जुड़े हुए। सेठी साहब इस पर आपसे राय लूंगा। पहला है मोइल, जहां 1 जुलाई यानी कि आज से सभी ग्रेड के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम 7.5% बढ़ गए, दाम बढ़ा दिए। दूसरा है एनएमडीसी, जहां पर एक इनका प्लांट है नागरनार, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं हो सकता है थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन वहां पर उसको फंड करने के लिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी और 21,300 करोड़ का यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों शेयरों पर राय दीजिए, आपको कुछ पसंद है सर? बिल्कुल अनिल जी, दोनों स्टॉक्स पे बुलिश हूँ और दोनों ही स्टॉक बहुत ही अच्छा करेंगे। एनएमडीसी पे तो कई बार मैंने निचले लेवल्स पे भी राय दी है और हाल ही में नतीजों के पहले भी, नतीजों के बाद भी इस स्टॉक को रिकमेंड करा है। सिर्फ एक ही ओवरहैंग रहता है इसमें कि ओएफएस का अनाउंसमेंट आ सकता है, उस कारण से स्टॉक चलता नहीं है। बट आज की भी ये जो खबरें हैं, जो नागरनार प्लांट के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी, मुझे लगता है डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और इस कंपनी में तो आगे भी ट्रिगर है, इन्होंने कहा है कि इनके जो स्टील प्लांट है उसको डीमर्ज करेंगे, तो अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बड़ा ट्रिगर होगा इस स्टॉक के लिए। और वैसे भी इस तिमाही के नतीजे तो पिछली तिमाही से, जो कि बहुत ही सुपरलेटिव रिजल्ट्स थे, तोड़फोड़ रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे, बिकॉज इस तिमाही में आयरन ओर के प्राइसेस और बढ़े हैं। और बाकी मोइल भी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और करंट लेवल्स पे भी इसमें होल्ड तो करना ही है। बाकी मुझे लगता है ये जो जुलाई की सीरीज है, इसमें जब ये मेटल स्टॉक्स के नतीजे या इनके आउटपुट और प्रोडक्शन के नंबर्स आने लगेंगे, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तेजी होगी। और वो हम पिछले 2-3 दिनों से भी बाजार की गिरावट में भी देख रहे हैं कि इन सब स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे लगता है मेटल्स पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए और विद इन द मेटल स्पेस एनएमडीसी एंड मोइल वुड आल्सो बी गुड स्टॉक्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन।
ओके, तो ये है आपके लिए एनएमडीसी पर राय। सीटी से आपका कन्विक्शन भी है, ओएफएस का ओवरहैंग है, बट अदरवाइज अच्छा काउंटर है, नजर रखिए इस पर।